गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल, है ना। सो ट्रायंगल होता क्या है, व्हाट इज़ ट्रायंगल? ए 2D फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल्स विच हैव 3 लाइन सेगमेंट, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स आर नोन एज ट्रायंगल। इसमें क्या क्या होते हैं? 3 साइड होते हैं। 3 साइड कौन कौन से होंगे? हमारा AB, BC और CA, ठीक है। हाँ, 3 वर्टेक्स कौन कौन से होंगे? A, B और C। वर्टेक्स क्या होता है पता है ना आपको? मीन्स वह पॉइंट जहाँ से 2 लाइन सेगमेंट्स या 2 रेज निकलती है। वैसे तो रेज बोलते हैं, 2 रेज जहाँ से निकलते हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं। बट ये हमारा फिगर बाउंडेड है ना, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। सो इसमें रेज नहीं है, लाइन सेगमेंट ही है, तो हम लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, 3 एंगल कौन कौन से हैं? पहला एंगल तो ये एंगल A, दूसरा एंगल B, दूसरा एंगल B, तीसरा एंगल C, है ना। तीसरा एंगल कौन सा है? हमारा ये C है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको पता होगी, हमने जब डिफिनीशन बताया था ट्रायंगल का, क्या बोला था? ये 2D फिगर ना, 2D फिगर का मतलब क्या है? उसके पास 2 डायमेंशन होंगे। पहला डायमेंशन तो लेंथ, दूसरा ब्रेथ। इसमें तीसरा डायमेंशन यानी हाइट नहीं आता, इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं। और आपको पता होना चाहिए 2D का सिर्फ एरिया निकलता है। एरिया हम फाइंड कर सकते हैं और पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता ना। वॉल्यूम किसका निकलता है? 3D फिगर का। जबकि हमारा ट्रायंगल कैसा है? 2D फिगर है, तो इसमें सिर्फ एरिया और पेरीमीटर निकलेंगे, ठीक। अच्छा, मैं कुछ और आपको बताना चाहता था। एंगल ए को लिखने के 3 तरीके हो सकते हैं ना, आपको पता है। सिर्फ इसको एंगल ए लिखा जा सकता है। अगर सिर्फ हम एंगल ए लिख दें, इसका मतलब इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर हम लिखें BAC, यह भी एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। CAB, यह भी एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको पता होगा, बस हम रिवाइज करा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? 180 होते हैं ना। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? 180 होते हैं। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 360 होते हैं। अच्छा, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, किसी भी पॉलीगन का, है ना, किसी भी पॉलीगन का अगर हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना होता था, एक फार्मूला हमने पढ़ा था n-2 इंटू 180। यह क्या है? इंटीरियर एंगल का फार्मूला है। किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का फार्मूला है n-2 इंटू 180। और एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 डिग्री होता है ना। अच्छा, अगर इसी में ईच पूछ ले, ईच, ये तो सम ऑफ ऑल है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला तो ये है ना। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला ये है। अगर आपसे ईच इंटीरियर एंगल पूछ ले तो क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, ठीक। अच्छा, n क्या है? n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड है। क्या है n? नंबर ऑफ, n क्यों नहीं ठीक से काम करता? n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड, ठीक है। यह नंबर ऑफ साइड है। अच्छा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल ये होता है 360 डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई n, है ना। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जी बस फार्मूला ही बता दिए, कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे? एक क्वेश्चन करा देते हैं। मान लेते हैं कोई हमारे पास पॉलीगन है जिसके पास 5 साइड्स है। कितनी साइड्स हैं? 5 साइड, यानी n का वैल्यू कितना हो गया? 5। यह नंबर ऑफ साइड ही होता है, n का वैल्यू 5 हो गया। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल उसका क्या होगा? डायग्राम बनाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा, यही बनेगा ना। 1 2 3 4 5 साइड, ठीक। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा? 5 - 2 इंटू 180, यानी ये आएगा 3 इंटू 180 यानी 540
डिग्री, है ना। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 डिग्री होता है। अच्छा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो हम निकालते हैं उसमें एक चीज़, एक थियरम है या कॉन्सेप्ट है कहेंगे, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम कोई लाइन सेगमेंट लेते, ये वाला लाइन सेगमेंट, इस एंगल को ऐड किए बाहरी की तरफ, तो इसके बाद कौन सा साइड आता है, ये आता है ना, तो इसको आगे बढ़ाना है, हमें इसको ऐड करना है। इसके बाद ये आता है, ये आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा। ओह मिस्टेक, है ना। इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 360 आएगा। कुछ बच्चे हमारे होशियार होते हैं, क्या करते हैं, इसको जोड़ देंगे फिर इसको जोड़ने लगेंगे, ये तरीका गलत है ना। मिस वो एक ही, या तो क्लॉकवाइज हमें सबको जोड़ना है या तो एंटी क्लॉकवाइज जोड़ना है, तभी वो 360 डिग्री आएगा। ठीक, समझ आया। अच्छा, ये 540 डिग्री आ गया। मान लीजिए अगर सभी साइड्स इक्वल रहे होते तो ईच इंटीरियर एंगल कितना आता, 540 डिवाइड बाई 5, 108। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब इतना जान लेने के बाद हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं ना। जब हम ट्रायंगल को बांटना चालू करते हैं तो इसको दो बेसिस पे बांटते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। बेसिस ऑफ साइड, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एंगल के भी 3 पार्ट होते हैं। साइड वाले के भी 3 पार्ट होते हैं। एक इधर लिखते हैं। अच्छा, पहला कौन होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगले पेज पे लिखें क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, जब हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो भी 3 टाइप के हैं ना। पहला इक्विलेटरल, पूरी स्पेलिंग नहीं आएगी बच्चों, मैनेज करिएगा। पहला इक्विलेटरल, दूसरा आइसोसेलस और तीसरा स्केलन। है ना। अब इनके थोड़े थोड़े प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इसके जितने भी एंगल होंगे सारे लेस देन 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसका कोई एक एंगल, 3 एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, उससे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अभी तो ये बस जनरल बता रहे हैं, अभी इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से डिफाइन करेंगे। एक एंगल 90 डिग्री हुआ ना, तो जो अदर 2 बच गए, अदर 2 का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि 3 लोग हैं, 3 एंगल से 3 एंगल्स का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो एक अगर अकेले 90 हो गया, बाकी 2 का सम तो 90 होगा ना, आप समझ रहे हैं। और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल, कोई भी एक एंगल, वो 90 से ज़्यादा होगा। जब एक 90 से ज़्यादा होगा तो 2 मिला के 90 से कम ही होंगे। ठीक है,
जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड वाले में इक्विलेटरल की बात करते हैं, तो इक्विलेटरल में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको पता ही होगा, जब सारे साइड्स इक्वल होंगे तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस में कोई भी दो एंगल्स और दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। वैसे साइड की बात कर रहे हैं तो साइड कहेंगे, कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के दो एंगल भी इक्वल होंगे। अभी ये वाली भी प्रॉपर्टी हम रिवाइज कराने वाले हैं आपको, डोंट वरी। तीसरा स्केलन एंगल ट्रायंगल। स्केलन एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं होती। जब कोई साइड इक्वल नहीं है तो कोई एंगल भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब इसको अच्छे से डिफाइन करने से पहले हम आपको वो प्रॉपर्टी याद दिला दें जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे ना। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है, क्लास 8 का ही है ये भी, कि अगर कोई भी किसी भी ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल है ना, मान लीजिए ये दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों साइड्स के सामने वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। ये प्रॉपर्टी है, समझ आया। अगर मान लीजिए हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला, इसके सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, हाँ ये, और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक बार मैं और थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर दूँ, नाम दे दे के, जैसे ए बी सी ना। अब ए बी बराबर है ए सी के, है ना, ए बी इक्वल है ए सी के। सो क्या होगा, ए बी के सामने वाला एंगल कौन है, सी है ना, एंगल सी है, और ए सी के सामने वाला एंगल कौन है, बी है। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के। समझ आया? मुश्किल आई होप नहीं होगी। अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मान लेते हैं ए बी सी हमारे पास कोई ट्रायंगल है जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। और इसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जब आपने पढ़ा था लाइन एंड एंगल्स में, एक्यूट क्या होता है, विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, है ना। सो वही यहाँ पे भी होगा, ना तो ए 90 से ज़्यादा, ना बी ना सी, उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक भाई साहब खुद ही 90 डिग्री हो गए ना। जैसे मान लो हम 3 भाई बहन हैं, 3 लोग हैं, तीनों लोगों में 180 रुपये बांटना है। मैं अकेले 90 ले लिया, तो मेरे जो अदर्स 2 बचेंगे उनको कितना मिलेगा, दोनों को मिला के 90 मिलेगा ना। जब मैं अकेले 90 ले लिया तो दोनों को मिला के 90 मिलेगा। एंगल भी 90 हो गया, तो ए प्लस सी 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये मैं बार बार इतना जोर इस पर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है कि कोई ए बी सी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल ए 40 डिग्री है, तो एंगल सी का वैल्यू बताइए। तो आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री है, 180 डिग्री है सॉरी। एंगल बी राइट एंगल है तो वो खुद ही 90 होगा, ए प्लस सी 90 होंगे, तो आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, एक और होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, ये बस इतना ही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या है, कोई दो साइड इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल हो गई, ठीक है। ए बी सी एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल थी जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री था, और हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ओ,
ए बी बराबर बी सी ना। जब ऐसा गिवन हो तो हम कह देंगे वो हमारा कैसा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी है और राइट एंगल ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी। अच्छा, आप लोग एक शख्स से मिले हो जो कि मेरे बहुत फेवरेट है ड्यू टू मैथ्स, वो है पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस भाई साहब बस यही कहते हैं कि अगर हम पर बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ दें, मतलब बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके अगर जोड़ दें तो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है ना। डाउट है? नहीं होनी चाहिए। सो इस ट्रायंगल में अगर हम लगाएंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मुश्किल है? नहीं, आई होप नहीं होगी। बट एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर है बी सी के, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 2ab का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये किस में आएगा भैया? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में। कोई डाउट? आई होप नहीं होगी। अच्छा, अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी पड़ेंगी ना। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातें और बताने वाले हैं जो हमारे पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। पहला तो मीडियन। मीडियन क्या होता है? पहले टर्म लिख लेते हैं कौन कौन पढ़ने वाले। पहला मीडियन पढ़ेंगे, दूसरा क्या है अपने सिलेबस, हम लोग 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला मीडियन ना, दूसरा पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर भी लिखते रहे, समझ जाइएगा। और तीसरा पढ़ेंगे अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, ठीक। अच्छा, ये तीनों पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे, इनके साथ साथ ही पढ़ते रहेंगे, सेंट्राइड, आर्थोसेंटर और सेंट्राइड, आर्थोसेंटर, इनसेंटर, एक और होता है, क्या है, सरकमसेंटर, और क्या, सरकमसेंटर। ये 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो मीडियन से स्टार्ट करें। मीडियन होता क्या है? रुक जाइए, इसको थोड़ा साफ कर लें तब बताना चालू करें। मीडियन से अच्छा, मीडियन होते क्या हैं? मान लीजिए कोई हमारे पास यही ट्रायंगल है ए बी सी, नाम बदल दिया जाए क्या, ए बी सी कब से चल रहा है, लेकिन चाहे तो इसी को चलने देते हैं। मीडियन क्या होता है? ए बी सी हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ना, जिसमें वर्टेक्स या वर्टेक्स ही बोल देते हैं, चलिए। इस वर्टेक्स ए से इसके सामने वाले साइड बी सी पे कोई ऐसी लाइन खींचिए जो बी सी को 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दे, ठीक है। ए से हमें ऐसी लाइन खींचनी है वर्टेक्स ए से जो अपोजिट साइड के अपोजिट साइड पे बी सी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दे, उसी को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, ठीक है। समझ आया? आई होप आया होगा। अच्छा, अगर हम बी से खींचना चाहेंगे, बी के सामने वाला कौन है, ए सी है, बी के सामने तो ए सी है, ए सी को 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दे, ठीक। अगर सी से खींचना चाहेंगे, ए बी को 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दे, ना। यस, ओके। जब ए से खींचे हैं हम वर्टेक्स ए से, तो हमें क्या मिला है, बी डी इक्वल टू डी सी। जब बी से खींचे हैं तो क्या मिला है, ए ई इक्वल टू ई सी, ठीक। और
जब सी पॉइंट से खींचे हैं, वर्टेक्स सी बोल सकते हैं, तो बी एफ इक्वल टू एफ ए। तो भैया ज़्यादा मत समझना, हम कान उछार लेंगे। बी एफ इक्वल टू एफ ए, है ना, समझ आया। अच्छा, अभी जो तीनों मीडियन है, मीडियन हमारे पास कौन कौन कहलाएंगे? ए डी मीडियन कहलाएगा। ओहो, ये क्या हो गया? मीडियन हमारे पास कौन कौन कहलाएंगे? ए डी मीडियन कहलाएगा, बी ई मीडियन कहलाएगा और सी एफ मीडियन कहलाएगा। और कौन कहलाएगा? सी एफ मीडियन कहलाएगा। ठीक है, मीन्स वह लाइन जो सामने वाले लाइन सेगमेंट को या लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट से डिवाइड कर देती है, उसे मीडियन कहते हैं। ए डी हमारे पास मीडियन हो गया, बी ई मीडियन हो गया, सी एफ मीडियन हो गया, है ना। अच्छा, ये तीनों मीडियन मिल कहाँ पे रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, देखिए इस पॉइंट पे, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये यहाँ यहीं मिल रहे हैं ना। ओ मिट गया भैया, आ गया वापस। हाँ, इस पॉइंट पे मिल रहे थे ना। जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट का नाम हम देते हैं जी। क्या नाम देते हैं उस पॉइंट का? कैपिटल जी। और यही जो कैपिटल जी होता है, इसी कैपिटल जी को हम क्या कहते हैं? सेंट्राइड। क्या कहलाता है? यही सेंट्राइड कहलाता है ना। मीन्स जहाँ पे तीनों मीडियन मिलते हैं उससे सेंट्राइड, उसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही कैपिटल जी सेंट्राइड कहलाता है। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज सेंट्राइड? ए पॉइंट एट विच ऑल थ्री मीडियंस आर मीट इज नोन एज सेंट्राइड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल जी। या आगे चलते हैं। सेंट्राइड के बाद एंगल बाइसेक्टर, है ना। दूसरा हम पढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ये क्या होता है? कुछ नहीं होता भैया, एकदम आराम से समझते रहिए। हमने भी पढ़ा था ए बी सी, कोई हमारे पास ट्रायंगल था, सॉरी पीछे भी था, हाँ तो यहाँ भी है। ए बी सी हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, इसमें तीन एंगल हैं ए बी सी। ऐसी लाइन हमें खींचनी है, ऐसी लाइन खींचनी है जो एंगल्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। मीडियन वाले केस में क्या हो रहा था? मीडियन वाले केस में ये सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, बट एंगल बाइसेक्टर के केस में ये एंगल को टू इक्वल पार्ट से डिवाइड कर देगा। वही क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। मुश्किल है? मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। आ गया समझ में? ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर। ओके, आगे चल सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा है एल्टीट्यूड, है ना। एल्टीट्यूड ये क्या होते हैं भाई? बस वही पुरानी कहानी, कुछ नहीं होते। मान लीजिए कोई हमारे पास है एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी, है ना। अच्छा, इसमें वर्टेक्स ए से आपको ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो बी सी पे जाके परपेंडिकुलर हो, जो बी सी पे परपेंडिकुलर गिरे। मीन्स वर्टेक्स ए से ऐसी लाइन ड्रा करिए जो अपने सामने लाइन सेगमेंट बी सी पर परपेंडिकुलरली जाके गिरे, है ना, या परपेंडिकुलर हो उस पर। यही हम खींच देते हैं एक बी डी, परपेंडिकुलर गिरना चाहिए ना। ओहो, एंगल कहाँ बन रहे हो भैया? 90 डिग्री बनो। हाँ, इसको क्या लिखेंगे? ए डी परपेंडिकुलर बी सी। समझ आया? सिर्फ यही से तो खींच नहीं सकते, बी से भी खींच सकते हैं। बिल्कुल भैया, कहाँ नहीं खींच सकते, लोग खींच दो। बी ई हमने खींच दिया। बी ई किस पे परपेंडिकुलर होगा? ए सी पे। बी ई परपेंडिकुलर ए सी। मुश्किल है? नो सर जी,
आप सी से भी तो खींच सकते हैं, सी से हमारी कोई दुश्मनी है जो नहीं खींच सकते? बिल्कुल खींच सकते हैं। सी किस पे परपेंडिकुलर है? ए सी पे नहीं, ए बी पे। सॉरी यार, क्या क्या मैं बोलता हूँ। इसका नाम एफ दे देते हैं। सी एफ परपेंडिकुलर, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। डाउट है? नहीं। अच्छा, इनके जो थ्री एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड कौन कौन होंगे? ए डी, बी ई और सी एफ। और कौन? सी एफ यहाँ पे लिख देते हैं। ये तीन हमारे एल्टीट्यूड हुए ना। एल्टीट्यूड तीनों मिल कहाँ पे रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे तीनों मिल रहे हैं उसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और यही ओ क्या कहलाता है? आर्थो सेंटर। क्या कहलाता है? आर्थो सेंटर। माई मिस्टेक बच्चों, माई मिस्टेक। इसको ओ से नहीं रिप्रेजेंट करते, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एच से। और यही कैपिटल एच क्या कहलाता है? आर्थो सेंटर कहलाता है। ओके, समझ आया? बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल पढ़ेंगे। गुड बाय।